हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीवन कौशल का। जीवन कौशल के अंतर्गत आपके लिए 10 प्रश्न हैं और मॉक टेस्ट हमारा दूसरा। जीवन कौशल का अगर आप पहला नहीं किए हैं और बाल विकास के थ्योरी के सेक्शन के एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट नहीं किए हैं तो लिंक में जो है यानी नीचे प्लेलिस्ट का जो है लिंक दे दिया जाएगा वीडियो के, आप वहां से जो है उनको देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 10 में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। पहला प्रश्न हमारा, गैरट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 3, 4, 6। तो गैरट ने अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? जैविक अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। जबकि मास्लो ने जो है 2 प्रकार बताए हैं। मास्लो महोदय यानी अब्राहम मास्लो 2 प्रकार बताते हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। और थॉमसन बताते हैं स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा। याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी को भी पूछ सकते हैं। अगला, व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। यह कथन है स्किनर का, मैकडूगल का, गुड का या वुडवर्थ का? बताएं आप लोग, इसका क्या जवाब होगा? देखिए, व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है। इसका ऑप्शन बी वाला जो है सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैकडूगल नहीं होगा, यहाँ पर होगा मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड। और ये जो क्वेश्चन है इसका जो है सभी को नंबर दिया जाएगा, तो इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन गलत आ जाते हैं तो सभी को 1 नंबर दे दिया जाता है, तो ये आपके लिए बोनस नंबर है। और देखिए, कल का जो मॉक टेस्ट था वो इतना आसान था, फिर भी लोग जो है 10 में 10 नहीं सही कर पा रहे थे। तो मैंने आपसे कहा है ना कि सबसे पहले आपका बेसिक नॉलेज है वो अच्छे से होना चाहिए, बेस एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाएगा मैं आपको कठिन से कठिन जो है मॉक टेस्ट कराऊंगा। अगला है, आरटी एक्ट 2009 पर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे? 20 जुलाई 2009, 4 अगस्त 2009, 26 अगस्त 2009 या 1 अप्रैल 2010? तो राष्ट्रपति महोदय ने 26 अगस्त 2009 को आरटीई एक्ट 2009 पर साइन किए थे। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ था, ठीक है। और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत देश में लागू हुआ था, केवल किसको छोड़ करके? जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेशल केस होता है हमेशा की तरह। देखिए, 135वां देश जो है आरटीई एक्ट लागू करने वाला भारत बना, ठीक है। आरटीई एक्ट में कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं, 7 जो है आपके लेसन हैं और 1 अनुसूची है, ठीक है। इसको आप लोग एकदम रट लीजिए। अगला है, दंड वह साधन है जो अवांछित कार्य के साथ दुखद भावना को जोड़कर उसे दूर करने का प्रयास करता है। यह कथन है रेबर का, थॉमसन का, हरलाक का या स्किनर महोदय का? तो ये कथन है थॉमसन महोदय का। किसका है? थॉमसन महोदय कहते हैं दंड वह साधन है जो अवांछित कार्य के साथ दुखद भावना को जोड़कर उसे दूर करने का प्रयास करता है। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है और आप लोग गलत करके आते हैं। मैंने इसको बहुत ही बार बताया है कि इसका जवाब क्या होगा। पहले नियम बाद में उदाहरण। पढ़ाने की कौन सी विधि होगी? निगमन विधि, आगमन विश्लेषण विधि या संश्लेषण विधि? देखिए, पहले नियम यानी पहले नी आएगा, तो निगमन विधि में जो है पहले नी यानी नियम आता है, फिर बाद में उदाहरण आता है। आगमन विधि इसी का उल्टा होती है, पहले जो है उदाहरण बाद में नियम आता है। विश्लेषण विधि क्या होती है? छोटे छोटे भागों में तोड़ करके किसी समस्या को हल करना विश्लेषण विधि, या छोटे छोटे भागों में तोड़ करके किसी लेसन को पढ़ाना विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि इसका उल्टा होती है,
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि छोटे छोटे भागों को जोड़ करके पढ़ाना, संश्लेषण विधि। आइए आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है, विशेष से सामान्य की ओर, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, आगमन विधि बताया ना मैंने, निगमन थोड़ी बता रहा हूँ, ये आगमन विधि बता रहा हूँ। मूर्त से अमूर्त की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए हमने ब्लैक बोर्ड पर गंगाराम, रावी, विष्णु और आगरा लिख दिया। फिर हम बताएंगे कि ये है क्या, ये है संज्ञा। पहले उदाहरण बता दिए, बाद में जो है नियम बताया, ये होता है आगमन विधि। गुण और दोष देख लेते हैं। बच्चे रुचि लेते हैं, अभ्यास एवं प्रयास के अवसर, ज्ञानार्जन स्थायी मनोवैज्ञानिक विधि है ये। और दोष क्या है, समय अधिक लगता है, सभी विषयों में उपयुक्त नहीं है, अधिक परिश्रम वाली विधि है ये। ठीक है, निगमन विधि किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, कठिन से सरल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। समझ लीजिए, जो भी निगमन विधि में होगा उसका उल्टा आगमन विधि। एक विधि अच्छे से तैयार कर लेंगे, दूसरी विधि अपने आप ही जो है तैयार हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि नियम पहले, तो नियम a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है, स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही यहाँ पे जो है फार्मूला लगा दिया गया है। तो पहले नियम बाद में उदाहरण आ जाए तो वो होता है निगमन विधि। जैसे संज्ञा की पहले परिभाषा बता दी, बाद में उदाहरण बता दिए, गंगाराम, रावी, आगरा आदि। ठीक है, गुण क्या है, समय की बचत, कम परिश्रम, अभ्यास कार्य तीव्र होता है, स्मरण शक्ति का विकास, हाइयर लेवल क्लासेस। ठीक है, उनके लिए भी होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7849880187। इससे आप लोग जो है मुझे मैसेज करेंगे और आप सुपर टेट के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बिना समय गवाए जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए फ़ायदा होगा। आप लोग देखते होंगे मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, और जो भी वीडियो मेरा देखता होगा वो एकदम अच्छे से जो है तैयारी कर लेगा। बाल विकास, जीवन कौशल और शिक्षण कौशल की ये 3 सब्जेक्ट सबसे पहले मैं ख़त्म करूँगा, बाद में जो है और भी सब्जेक्ट पे आएंगे। और ये जो निगमन विधि होती है मैथ में काफ़ी यूजफुल होती है। दोष क्या होता है, रटने की आदत। नियम है, पहले रट लेंगे, फिर उदाहरण। छोटी छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी, चिंतन, ज्ञान और तर्क आदि का अभाव, अमनोवैज्ञानिक विधि। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला है व्यावसायिक नैतिकता के प्रकार कितने होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो व्यावसायिक नैतिकता के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, प्रमाणिक और वर्णात्मक। अगला है हिप्पोक्रेटिक शपथ किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण या मानसिक क्षेत्र से। तो हिप्पोक्रेटिक शपथ जो है ये चिकित्सा से जुड़ी हुई है। अगला है शिक्षा का केंद्रीय घटक होता है, शिक्षा का केंद्रीय घटक होता है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम या विद्यालय। तो ये होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी जो है वो शिक्षा का केंद्र होता है। ठीक है, इसको आप लोग एकदम रट लीजिए। अगला है ERG सिद्धांत किसने दिया। ई मतलब एग्जिस्टेंस, और आर मतलब रिलेटेडनेस, और जी मतलब ग्रोथ। तो ये सिद्धांत जो है मतलब अस्तित्व, संबद्धता और वृद्धि या विकास। यह सिद्धांत किसने दिया है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग, क्लिंटन, एल्डरफर, JB सीयर्स, गाल्टन महोदय। ऐसे ऐसे नाम है, पहली बार सुन रहे होंगे। तो ERG सिद्धांत जो है ये दिया है क्लेटन एल्डरफर ने। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में हो सकता है बिल्कुल हूबहू मिले। अगला है जन्मजात प्रेरक नहीं है, भूख, प्यास, नींद, खेलना। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये होगा खेलना। देखिए, जन्मजात प्रेरक कौन होते हैं, जो हमें जन्म से मिलते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है। ठीक है, ये होते हैं हमारे जन्मजात प्रेरक। लेकिन खेलना जो है ये जन्मजात प्रेरक नहीं होता है। ठीक है, इसी वजह से आपका डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। उम्मीद करता हूँ 10 में 10 सही किए होंगे। ईश्वर से कामना है कि आपकी नौकरी जल्दी से जल्दी लगे, सभी लोग जो है मास्टर और मास्टराइन बन जाएं मेरी तरीके से। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।